हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का आज मैं आप लोगों को बेसिक बताने जा रही हूँ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कौन से ईयर में आया था? ये जो एक्ट है ये 1930 का एक्ट है। 1930 के टाइम से सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो चलता आ रहा है। यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इस एक्ट का बेस है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, राइट। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले आया था और सेल ऑफ गुड्स एक्ट बाद में आया था। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के टाइम का है और कॉन्ट्रैक्ट इससे प्रीवियस एक्ट है, राइट, इससे पहले का एक्ट है। सो कॉन्ट्रैक्ट के मैक्सिमम प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, दैट इज वाई। और सेल गुड्स को जब सेल करते हैं तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट के ही प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, बेसिक प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट के ही एप्लीकेबल होते हैं, दैट इज व्हाई यहाँ पर लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। नाउ सबसे पहली बात तो हम करें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन के अंदर में क्या लिखा है इसको मैं आपको ब्रेक कर करके बताऊंगी। जब मैं इसको ब्रेक कर दूंगी तो ये आपको बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा। इसको हम टुकड़ों में पढ़ेंगे और ब्रेक में जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये हमें एकदम इजी लगेगा और जल्दी से फटाक से लर्न हो जाएगा। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं हम डेफिनेशन को पढ़ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि सेल ऑफ गुड्स भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स लिख रहे हैं। तो डेफिनेशन में सबसे पहला ही वर्ड क्या लिखा हुआ, मेरी बात देखिए यहाँ पर प्रूफ हो गई। सबसे पहला वर्ड लिखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। वेयर बाय द सेलर, यहाँ पर पहला जिक्र आया सेलर का। सेलर मतलब कि जो अपनी गुड्स बेच रहा है, सेल कर रहा है, राइट। सो यहां आप लिख लीजिए वेयर बाय द सेलर, वेयर बाय द सेलर अग्रीज। वेयर बाय द सेलर पहले ट्रांसफर लिखिए आप, वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और agrees to transfer, agrees to transfer। देखिए पहला जो हमारा टर्म है, टर्म के अंदर में पहला ब्रेक जो हमारा आया वो ब्रेक क्या आया, द सेलर ट्रांसफर और agrees to transfer। बात समझ रहे हैं? ट्रांसफर होना और ट्रांसफर के लिए अग्री करना दो अलग अलग बातें हैं। ट्रांसफर मतलब कि मैं इमीडिएट इफेक्ट पे ट्रांसफर कर रही हूँ, गुड्स की डिलीवरी भी दे रही हूँ। बात समझ रहे हैं आप? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक गुड है, ये एक पेन है जो कि मूवेबल गुड है। इस मूवेबल यानी कि मैं इसको यहां से वहां ले जा सकती हूँ, ठीक है। ये मूवेबल गुड है। इस गुड को, इस पेन को मैं सेलर हूं, मैं आपको, आप बायर हैं, मैं आपको इस पेन को सेल कर रही हूं। जब मैं इसको सेल कर रही हूं तो आपने मुझे प्राइस दिया और मैंने ये पेन आपको सेल कर दिया, यानी कि मैंने ये पेन आपको ट्रांसफर कर दिया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या टर्म यूज करता है? ट्रांसफर। मैंने ये पेन आपको प्राइस के बदले में ट्रांसफर कर दिया। तो सेलर ने बायर को एक गुड ट्रांसफर कर दिया, दैट इज नोन एज ट्रांसफर। अब मैंने ये कहा कि आप मुझे प्राइस आज दे रहे हो, लेकिन मैं ये पेन जो है वो आपको 5 दिन बाद डिलीवर करूंगी। ये पेन मैं आपको आज ना दे करके 5 दिन बाद डिलीवर करूंगी। ये मैंने क्या किया, मैंने अग्री किया कि मैं ट्रांसफर करूंगी, यानी कि मैंने गुड्स की जो डिलीवरी है वो गुड्स की डिलीवरी आज नहीं दे करके अगले 5 दिनों के लिए आपको कहा। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसफर करने के लिए अग्री किया है, सहमति दी है कि मैं आज नहीं लेकिन इन फ्यूचर इसको आपको ट्रांसफर कर दूंगी। सो यही यहाँ पर यही बात लिखी है, सेलर ने ट्रांसफर किया। ट्रांसफर मतलब इमीडिएट इफेक्ट पे गुड्स डिलीवर कर दी, और अग्रीज टू ट्रांसफर सहमति दी लेकिन अभी डिलीवरी नहीं दी है।
अभी ट्रांसफर नहीं किया है, बाद में लेटर ऑन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पर डेफिनेशन में पहले क्या आया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfer or agrees to transfer what, the property, the property, the property। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर आपको गुड्स में पेन का एग्जाम्पल दिया था और लॉ ने यहाँ पर क्या कह दिया, प्रॉपर्टी। लॉ ने क्या बोल दिया, प्रॉपर्टी। बात समझ आ रही है। सेलर ट्रांसफर करेगा या अग्री करेगा ट्रांसफर करने के लिए द प्रॉपर्टी फॉर अ प्राइस, फॉर अ प्राइस, फॉर अ प्राइस, फॉर अ प्राइस। ये देखिए यहां पर प्राइस, प्राइस क्या है, अमाउंट, दैट इज अमाउंट। मॉनेटरी टर्म में हम जो गुड्स की वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस। बात समझ आ रही है। सो यहां पर आप वैल्यू ऑफ गुड्स भी लिख सकते हैं ऑल्टरनेट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैल्यू ऑफ गुड्स, डन है, फॉर अ प्राइस। अब किसको सेल करेगा, बायर को, टू द बायर, टू द बायर, टू द बायर, ठीक है जी। सो यहां पर बायर कौन है, जो गुड्स खरीदेगा, जो गुड्स परचेज करेगा, और सेलर कौन है, जो गुड्स सेल करेगा। बात समझ आ रही है। आइए एक बार उसको दोबारा से हम लोग रीड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर करता है या अग्री करता है ट्रांसफर करने के लिए क्या, एक प्रॉपर्टी, एक प्राइस के लिए, वैल्यू ऑफ गुड्स जो भी होती है उस अमाउंट के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, किसको, टू द बायर, जो भी सामने गुड्स को परचेज करना चाहता है, जो भी उस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहता है। प्रॉपर्टी को ऑल्टरनेट वर्ड्स में आप गुड्स भी कह सकते हैं। बात समझ आती है। प्रॉपर्टी को आप गुड्स भी कह सकते हैं। ओके, नाउ ये तो थी हमारी डेफिनेशन, जो कि आप लोगों को मेरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वरना सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जो डेफिनेशन है उसको पढ़ने में पता नहीं क्यों लोग अपना सर पकड़ लेते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। बहुत इजी डेफिनेशन है। देखो, आज से पहले आपने इससे इजी डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी मेरे हिसाब से, लेकिन आज आप लोगों को पढ़ करके लगा होगा अच्छा ये था, इससे अच्छा हुआ होता है कि हम पहले ही पढ़ लिए होते तो हमें ये बहुत आसान लग गया होता। बस यही बात थी। ये देखो इतना इजी था, है ना, इतना इजी था। अब एग्जाम में आप इजीली इसको लिख सकते हैं अगर डेफिनेशन में आपको आता है। अब बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स क्या है सेल ऑफ गुड्स के, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के। फीचर्स में मैंने कुछ यहाँ पर एरोज डाले हैं, कुछ एरोज मैंने यहाँ पर आपके सामने डाले हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है आपके सामने टू पार्टीज होनी चाहिए, टू पार्टीज होनी चाहिए। तो पहला जो फीचर है उसमें आप क्या लिखेंगे, here must be two parties, here must be two parties। लो जी, सबसे पहला जो हमारा मैटर है वो आ गया, दो लोग होने चाहिए, दो लोग। मतलब कि मैडम यहाँ पर दो लोग कोई भी हो सकते हैं, हाँ कोई भी हो सकते हैं, लेकिन 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 रुक जाओ, रुक जाओ। दो पार्टी का मतलब है दो अलग अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। यहां पर ये कहा जा रहा है इन अदर वर्ड्स कि एक पर्सन अपने आप को ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी सेम है। आइडेंटिटी मस्ट बी डिफरेंट, दो अलग अलग लोग होने चाहिए, दो अलग अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। बात समझ आती है। तो टू पार्टीज का मतलब है कि सेलर एक अलग पर्सन होना चाहिए और बायर एक अलग पर्सन होना चाहिए। देयर मस्ट बी टू डिफरेंट पर्सन, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। बात समझ आ रही है। सो यहाँ सेम पर्सन नहीं होने चाहिए, एक पर्सन अपने आप को गुड्स जो है वो सेल नहीं कर सकता है। क्लियर है। सो यहाँ पर टू डिफरेंट आइडेंटिटी आप लिख सकते हो, टू डिफरेंट या डिस्टिंक्ट भी आप लिख सकते हो, टू डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन,
होने चाहिए, मतलब 2 अलग अलग लोग होने चाहिए, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पर्सन या 2 डिफरेंट पर्सन। क्लियर है? एक पर्सन अपने आप को गुड्स ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसका ये मतलब है। अच्छा मैडम एक बात बताइए, अगर एक कंपनी हुई, मान लीजिए अगर एक कंपनी है और कोई एक पर्सन है, क्या ये 2 अलग अलग लोग माने जाएंगे? हाँ बिल्कुल माने जाएंगे, क्योंकि कंपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। कंपनी को सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का टाइटल मिलता है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मतलब कि उसको लॉ ने एक सेपरेट बॉडी क्रिएट किया है, एक सेपरेट आइडेंटिटी दी है, इसीलिए वो एक सेपरेट आइडेंटिटी है, वो एक अलग पर्सन है। और अगर वो किसी और के साथ में कोई डील कर रही है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही है, तो वो 2 अलग अलग लोग मान लिए जाएंगे। मान लीजिए मैं हूं और एक कंपनी है। कंपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, क्योंकि उसको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का जो टाइटल है वो लॉ ने दिया है, और मैं एक सेपरेट आइडेंटिटी हूं, मैं एक डिस्टिंक्ट पर्सन हूं, तो हम 2 अलग लोग हुए। हम दोनों के बीच में गुड्स का ट्रांसफर पॉसिबल है, क्योंकि हम 2 अलग अलग पार्टी हैं। और जो फीचर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का, वो पहला फीचर यही है कि 2 अलग लोग होने चाहिए, 2 अलग लोग होने चाहिए, ठीक है जी। अब सेकंड जो हमारा पॉइंट आया है, सेकंड हमारा जो फीचर है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। हमने ऊपर प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया था कि भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए, है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहां पर अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से मतलब क्या है? मतलब कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना यानी कि अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करना। अब मेरे पास ये पेन है, मैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इस प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफर कर रही हूं तो इसकी ओनरशिप को मैं ट्रांसफर कर रही हूं। इसका जो मालिकाना हक है, मैं वो ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर रही हूं। जो भी बायर इसको बाय करेगा, इस गुड्स को, इस पेन को, इस प्रॉपर्टी को, वो ही ओनरशिप इसकी ले लेगा। यानी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, दैट मीन्स प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो रहा है। बात समझ आ रही है? सो यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने में आप ऑल्टरनेट शब्दों में क्या लिख सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है जी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यहां पर आप ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बातें लिख सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बातें तो आपने लिख ली, समझ लिया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि अपना जो मालिकाना अधिकार है किसी प्रॉपर्टी पर, उस मालिकाना अधिकार को किसी और को ट्रांसफर करना। लेकिन ये जो मालिकाना अधिकार है ये 2 तरीके के होते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी पे हो सकता है कोई बर्डन हो, यानी कि जो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी ऐसा हो सकता है कि कहीं गिरवी रखी हुई हो, तो वो प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन इस एक्ट में जो बात की गई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, वो जनरल प्रॉपर्टी की बात की गई है। प्रॉपर्टी 2 तरीके की होती है, एक तो है जनरल प्रॉपर्टी, एक है स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसपे कोई बर्डन नहीं है, लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसको कहीं गिरवी रखा हो सकता है। बात समझ आ रही है आपको? सो यहाँ जो बात की गई है वो जनरल प्रॉपर्टी के ओनरशिप ट्रांसफर करने से रिलेटेड बात की गई है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जनरल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे कोई बर्डन ना हो, जिस प्रॉपर्टी को कहीं गिरवी ना रखा हो, एकदम साफ सुथरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। साफ सुथरी मतलब कि उसपे धूल मिट्टी से रिलेटेड नहीं है। साफ सुथरी का मतलब कि वो प्रॉपर्टी कहीं भी गिरवी नहीं रखी गई हो। अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई भी बर्डन है तो वो जनरल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, फिर वो स्पेशल प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। और स्पेशल प्रॉपर्टी की बातें यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से रिलेटेड बात की गई है वो जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से रिलेटेड बात की गई है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा जो फीचर है दैट इज गुड्स, दैट इज गुड्स।
तो नेक्स्ट हमारे फीचर में आप लिख लीजिए गुड्स। गुड्स, ओके। सो नाउ यहां पर गुड्स को भी डिफाइन किया गया। गुड्स में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। गुड्स का क्या मतलब है? गुड्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर में एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आता है। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए। गुड्स की डेफिनेशन के अंदर में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हर एक तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर किया गया है। हर एक तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर किया गया है। तो आप यहां पर कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाइए। गुड्स की डेफिनेशन में क्या कवर किया गया? मूवेबल, मूवेबल गुड्स, मूवेबल गुड्स, मूवेबल गुड्स को कवर किया गया। इसी के साथ में ये कहा गया कि ये ध्यान रखना, इसमें एक्शनेबल क्लेम, कुछ ऐसे क्लेम होते हैं जो एक्शनेबल मान लिए जाते हैं, एक्शनेबल क्लेम होते हैं। एक्शनेबल क्लेम के बारे में हम आगे चल करके डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। एक्शनेबल क्लेम और मनी को यहाँ पर हटा दिया गया है, इतना आप जान लीजिए। तो आप यहाँ ये कर सकते हैं कि एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, ये दो चीजें इंक्लूड नहीं की गई है। लिख करके आप क्रॉस कर दीजिए, आप लिख करके क्रॉस कर दीजिए। आप ऐसा मत करना कि लिखना मत, लिख करके क्रॉस करना, तो आपको याद रहेगा कि ये दो चीजें यहां पर नहीं आएंगी। एक्शनेबल क्लेम नहीं आएगा और मनी यानी कि पैसा वो भी नहीं आएगा। दो चीजें गुड्स की डेफिनेशन से बाहर निकाल दी है। बोले ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगे इस एक्ट के पर्पज से, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के पर्पज से एक्शनेबल क्लेम और मनी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, कुछ इंक्लूड भी हुआ है, कुछ बाहर निकाला गया तो कुछ अंदर भी लाया गया गुड्स की डेफिनेशन में। गुड्स की डेफिनेशन में क्या लाया गया? इट इंक्लूड्स शेयर्स, शेयर्स एंड स्टॉक। इट इंक्लूड्स शेयर एंड स्टॉक्स। शेयर जो एक कंपनी इशू करती है पब्लिक को, मेंबर्स को देती है शेयर्स, उनको हम शेयर होल्डर होते हैं ना, कुछ आपने ये टर्म सुनी होगी कभी ना कभी, है ना। जिसने लॉ नहीं भी किया उसको भी पता होगा कि शेयर्स जो है वो कंपनी इशू करती है पब्लिक को, और पब्लिक जब शेयर खरीद लेती है तो वो उनके शेयर होल्डर या मेंबर बन जाती है। ठीक है जी। सो यहाँ पर शेयर्स और स्टॉक, स्टॉक मतलब कि बंडल ऑफ शेयर्स, डन है। स्टॉक यानी कि बंडल ऑफ शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स हैं इकट्ठे, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो शेयर्स और स्टॉक जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर कर लिया गया, ले आए इसके अंदर। बोले शेयर्स इधर आओ, स्टॉक इधर आओ, तुम दोनों को पकड़ करके हम गुड्स की डेफिनेशन के अंदर में डाल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या इंक्लूड किया गया? ग्रोइंग क्रॉप, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रोइंग क्रॉप, बढ़ती हुई, ग्रो करती हुई जो फसल होती है उसको इंक्लूड किया गया गुड्स की डेफिनेशन में। और साथ ही साथ ग्रास, ग्रास यानी कि घास, ग्रास, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, मतलब कि ऐसी चीजें जो कि अटैच्ड हैं लैंड से या लैंड का पार्ट है, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं, पहले ही उनको सेल कर सकते हैं, तो उसे हम गुड्स की डेफिनेशन के अंदर में कवर कर लेंगे। ठीक है जी। आप एक बार नोट कर लीजिए ये पूरा, फिर हम दोबारा एक बार इसको रिपीट करते हैं। ओके, देखिए गुड्स की डेफिनेशन में हमने क्या क्या कवर किया। मूवेबल गुड्स होती हैं, उनको गुड्स की डेफिनेशन में लाया गया, लेकिन एक्शनेबल क्लेम और मनी दोनों को बाहर निकाल दिया गया और इंक्लूड किया गया शेयर्स को और स्टॉक को। साथ ही साथ जो ग्रोइंग क्रॉप है,
ग्रास है और कुछ ऐसी चीजें जो अटैच्ड है लैंड से या फिर फॉर्मिंग पार्ट है लैंड का, उनको सेपरेट किया जा सकता है बिफोर सेल, तो उसको हम गुड्स की डेफिनेशन के अंदर में ले आएंगे। डन है? क्लियर है? एक बात का और खास ख्याल रखिएगा, यहां पर मूवेबल गुड्स आएंगी, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स आएंगी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, लाइक लैंड, बिल्डिंग, इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो यहां पर कवर नहीं होगी। उससे कौन सा एक्ट डील करता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, और साथ ही साथ वो कुछ अदर जो चीजें हैं उनसे भी डील करता है, लेकिन ये हमारा पार्ट नहीं है, हम वहां उसको डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। हमें बस इतना जान लेना है कि यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, यहाँ केवल मूवेबल गुड्स से रिलेटेड या मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातचीत होगी इस एक्ट के अंदर। मूवेबल गुड्स वो गुड्स जिसको एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। डन है? क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट? प्राइस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्राइस। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्राइस। प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस जो है वो एसेंशियल फीचर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का। प्राइस एक एसेंशियल फीचर है सेल ऑफ गुड्स का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का। प्राइस क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ गुड्स इन मॉनेटरी टर्म। मॉनेटरी टर्म यानी कि पैसे की फॉर्म में गुड्स की जो वैल्यू है उसको हम प्राइस का नाम देते हैं। ठीक है जी? सो वैल्यू ऑफ गुड्स इन मॉनेटरी टर्म is known as price। क्लियर है? होपफुली क्लियर है। लास्ट हमारा है सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। तो यहां आप लिख लीजिए लास्ट वाला जो हमारा एसेंशियल फीचर है, सेल और अग्रीमेंट टू सेल। सेल और अग्रीमेंट टू सेल। अब इसमें ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सेल और अग्रीमेंट टू सेल दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? या आप इसको सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या किस तरीके से समझेंगे? ठीक है, इसको आप सेल भी लिख सकते हैं, सेल और अग्रीमेंट टू सेल। ओके, नाउ सेल और अग्रीमेंट टू सेल। सेल में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, सेल में क्या होगा, जो गुड्स की यानी कि प्रॉपर्टी की जो डिलीवरी है वो इमीडिएट हो जाती है, तो ये सेल बन जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये गुड ट्रांसफर कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? सेल हो गया। अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? जब सेलर और बायर अग्री करते हैं कि फ्यूचर में वो गुड को ट्रांसफर करेंगे या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस, तो वो क्या होता है? अग्रीमेंट टू सेल। जैसे कि 5 दिन बाद में आपको पेन डिलीवर करूंगी, लेटर ऑन मैं आपको पेन डिलीवर करूंगी आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, सम टर्म एंड कंडीशन, तो उसको हम क्या कहेंगे? अग्रीमेंट टू सेल। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, अग्रीमेंट टू सेल जो है वो बाद में चल करके सेल बन जाता है। जब कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं और गुड्स की या प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो जाती है, तो वो अग्रीमेंट टू सेल जो होता है वो सेल बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बन जाता है। बात समझ आ रही है? सो बस कुछ नहीं है, दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि सेल के टाइम पे गुड्स की डिलीवरी हो जाती है और अग्रीमेंट टू सेल के अंदर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जिनके साथ साथ टर्म एंड कंडीशन जब फुलफिल होती है तो लेटर ऑन गुड्स की या प्रॉपर्टी की डिलीवरी होगी
तब जाकर के वो सेल में कन्वर्ट होगा, मतलब वो इन फ्यूचर पूरा होता है। आज वो कंप्लीट नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट वो आगे चल करके कंप्लीट होगा आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सम टर्म्स एंड कंडीशंस। बात समझ आती है? सो यहाँ आप सेल और अग्रीमेंट टू सेल, सेल में तो कोई जरूरत ही नहीं है, अग्रीमेंट टू सेल में आप लिख सकते हैं आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। आप लोग साथ साथ नोट करते चला करिए, अदरवाइज आपको स्किप हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। साथ साथ में नोट करेंगे तो इजी रहेगा। सेल में तो जरूरत नहीं है, सेल में हमें पता है कि ट्रांसफर जो है वो हो जाता है तब सेल माना जाता है, और अग्रीमेंट टू सेल जो है उसमें ट्रांसफर लेटर ऑन होता है आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सम टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है जी। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया था कि मैं जो पेन है, पेन का ट्रांसफर आपको 5 दिन बाद करूंगी, कुछ टर्म और कंडीशन जो लगाए हैं वो फुलफिल होने के बाद, तो उसको हम क्या कहेंगे, अग्रीमेंट टू सेल। और ये अग्रीमेंट टू सेल उस दिन सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल बन जाएगा जिस दिन मैं आपको ये पेन ट्रांसफर कर दूंगी, जिस दिन मैं ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दूंगी। बात समझ आती है? तो अग्रीमेंट टू सेल जो है वो आगे चल करके सेल बन जाता है जिस दिन ट्रांसफर हो जाता है प्रॉपर्टी का। क्लियर है? तो सेल और अग्रीमेंट टू सेल होपफुली आपको समझ आ गया है। अच्छा, प्राइस में मैं एक चीज आपको और ऐड ऑन करना चाहूंगी। प्राइस में ये जरूरी नहीं है कि कंप्लीट अमाउंट कैश ही हो, पार्टली कैश और पार्टली काइंड। मतलब कि मैं आपको, अगर मैंने आपसे कोई 10 रुपए का कोई भी प्रॉपर्टी परचेज किया, तो 10 रुपए की प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको 7 रुपए कैश दूं और 3 रुपए मैं आपको काइंड में दूं, मैं 3 रुपए का आपको कोई और अदर गुड्स दे दूं, तो वो क्या मान लिया जाएगा, प्राइस ही मान लिया जाएगा, वो भी प्राइस ही मान लिया जाएगा। तो प्राइस जो है वो पार्टली यानी कि आधा या कुछ एक हिस्सा, पार्ट ऑफ द पेमेंट कैश हो सकती है और पार्ट काइंड यानी कि किसी अदर कोई और सामान के तरीके से भी आप दे सकते हो। उतनी वैल्यू का जो सामान है वो आप दे सकते हो पर्सन को जिससे भी आपने गुड्स लिया है। ठीक है जी। सो प्राइस के अंदर में आप ये चीजें ऐड कर लीजिएगा कि पार्टली कैश और पार्टली काइंड। पार्टली मतलब कि कुछ पोर्शन कैश में, कुछ पोर्शन काइंड में, काइंड यानी कि किसी अदर गुड्स के रूप में आप दे सकते हो, तो वो भी प्राइस ही मान लिया जाएगा। सो आप लोगों को मैंने ये फीचर्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। मैं एक बार बोर्ड ब्लैंक छोड़ रही हूँ, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए अगर किसी का कुछ स्किप हो गया है तो। सो चलिए, होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया है और आपको आज की जो क्लास है वो बहुत अच्छी लगी है और समझ आई है। अगर आपको आज की क्लास समझ आई है और अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सो दैट कि आपकी तरह जो भी स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं क्लास को, उनके लिए बेनिफिट हो जाए, क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर। बाय बाय।